Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So in my last video we were discussing about the pre-Mendelian genetics. Now it's turn for the Mendelism. But before going forward to Mendelism, it is necessary that we should understand the life of Mendel and his experimental technique because उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंडलिज्म पढ़ने से पहले उनके लाइफ को अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और हमें समझ में आएगा कि उनको क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिकॉग्निशन दिया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेंडल्स लाइफ फर्स्ट। तो जिन्होंने भी मेंडल के बारे में पढ़ा है या जो जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो उनको पता होगा कि मेंडल वॉज, उनका फुल नेम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल, एंड ही वॉज अ मॉन्क, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट इनिशियली। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो एक मॉन्क थे, तो बीइंग अ मॉन्क कैसे वो साइंटिस्ट बने और कैसे उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज को डिस्कवर किया, तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Mendel was born in 1822 in a very poor farmer family of Moravia, Austria, which is a European country. He was very smart and very hardworking guy. So he done his primary education by his own efforts, and he graduated in 1840 at the age of 18 only. Okay. At this time, when he was 18 and he completed his graduation, ही वॉज वेरी कंफ्यूज। वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, अब ग्रेजुएशन हो गया, अब आगे क्या करना है, क्या मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं या मैं फार्मिंग के जॉब को परस्यू करूं जो मेरे पेरेंट्स करते हैं, या मैं कुछ और करूं। वो बड़े पजल थे। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी ऑलमर्ड्स में एडमिशन ले लिया। ड्यूरिंग हिज स्टडी हियर he struggled with both health and finance. उनका फाइनेंस तो पुअर था ही क्योंकि वो एक फार्मर बैकग्राउंड से थे, पीजन फैमिली से थे। ठीक है, और उनकी हेल्थ भी डे बाई डे गिर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ उनकी जो स्टडी थी वो पीछे रहने लगी, वो पिछड़ने लगे अपनी पढ़ाई में और उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। बट उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जिन्हें उन पर भरोसा था, और उनमें से एक थे प्रोफेसर फ्रेंड्स। प्रोफेसर फ्रेंड्स ने उनका नाम एगस्टीनियन मॉन्क्स को रिकमेंड किया। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर वो मॉन्क बन जाते हैं तो स्टडी कहाँ जाएगी, स्टडी कैसे किया उन्होंने और कैसे वो साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो जब ऑगस्टीनियन मॉन्क्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मेंडल नाम का एक लड़का है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, हाउएवर ही वाज इल, बट ठीक है आप उसका एडमिशन दे दीजिए, तो ये उनके जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। क्यों बना? क्योंकि उस समय जो मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं था, ही इट वाज अ कल्चरल सेंटर। कल्चरल सेंटर इन व्हाट टर्म्स कि यहाँ पर एक मैसिव लाइब्रेरी थी, lots of books were there, and it was a place for scientific experiments. The members of the monastery were philosophers, composers, and natural scientists, and science education was actually emphasized for those in the order. तो ये मेंडल के लिए इसलिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ और उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन मिल गई और उन्होंने ज्वाइन की मोनेस्ट्री इन 1843 एट द एज ऑफ जस्ट 21। ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए थी, उनको मिल गई। उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने थे, उसके लिए उनको पूरा माहौल वैसा मिल गया वहां पर। एंड एट द एज ऑफ 21 ही बिकेम अ मॉन्क एट सेंट थॉमस इन ब्रून। ओके, जब वो मोनेस्ट्री में थे तो उनका मेन रोल, क्योंकि वो एक मॉन्क थे तो वो एक प्रीस्ट का काम करते थे, सबसे पहला प्रायोरिटी उनकी थी। एक बोटेनिस्ट की तरह वहां रहते थे, एन अबॉट, और फाइनली उनको बनाया गया एक टीचर इन 1849, सब्स्टिट्यूट टीचर। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टीचिंग ही वॉज वेरी गुड। उनकी टीचिंग बहुत अच्छी थी, बच्चे उनको पसंद करते थे, उनके कलीग्स उनको पसंद करते थे। ये दोनों चीजों ने उनको एक सेटिस्फेक्शन दिया कि भाई मैं एक टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देता हूँ और उसे क्वालिफाई करता हूँ।
बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि जब उन्होंने वो टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जाम दिया उसमें वो फेल हो गए. ही वॉज फेल्ड and he was very disappointed. After his failure, what he did, he went to Vienna for 2 years in 1851 to 1853. 2 साल के लिए वो वियना चले गए. वहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी किया. प्लांट फिजियोलॉजी में भी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उन्होंने वहां पर काफी कुछ सीखा और उसके बारे में स्टडी किया. आफ्टर 2 years, जब वो मोनेस्ट्री में वापस आए इन 1853, क्योंकि वो अपने एग्जाम में फेल हुए थे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहा था, तो ही अगेन ट्राइड फॉर द टीचिंग सर्टिफिकेट बट ही फेल्ड अगेन. अनफॉर्चुनेटली उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला. एंड एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने को डेडिकेट कर दूंगा एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स के लिए. वाई? क्यों? उनकी जो ड्यूटी लगाई गई थी, वॉज इन चार्ज ऑफ द गार्डन्स एट दैट टाइम. जब वो वापस मोनेस्ट्री लौट के आए तो उनको गार्डन्स में इंचार्ज बना दिया गया, जहां पर की एक्सपेरिमेंट्स होते थे, एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन. तो जब वो फेल हो गए दोबारा से, तो उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए. और मीनवाइल जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, देख रहे थे गार्डन में, जब एक बार विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने पी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. उन्होंने देखा कि पी प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, मतलब वैरायटी ऑफ ट्रेट्स आर देयर. कुछ प्लांट्स लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, किसी में कलर्ड फ्लावर्स हैं, किसी में वाइट फ्लावर्स हैं. एंड बहुत सारे ट्रेट्स को उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक ही स्पीशीज में इतना सारा वेरिएशंस कैसे देखने को मिल रहा है. ठीक है. अचानक उनके दिमाग में आया कि भाई ट्रेट्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो माइंड सेट था वो सेट था थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के लिए. प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में जैसे मैंने बताया कि थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो थी वो हावी थी दिमाग पर. उन्होंने कहा कि जब ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरीज को हम अगर अप्लाई करते हैं तो ट्रेट्स मिक्स होने चाहिए. बट वहां पर ट्रेट मिक्स नहीं थे, ट्रेट सेपरेट थे. कम या ज्यादा नंबर की बात नहीं है, बट ट्रेट विजिबल थे. ठीक है. लंबा प्लांट दिख रहा है, लंबा है, छोटा है तो छोटा दिख रहा है, एवरेज हाइट नहीं दिख रही है, या तो प्लांट लंबा है या तो छोटा है, मिक्स हाइट क्यों नहीं है अगर ट्रेट्स की ब्लेंडिंग हो रही है. तो ये सारे क्वेश्चंस जब उनके दिमाग में आए तो वो एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि भाई ट्रेट्स कैसे इनहेरिट होते हैं. अब तो मुझे यही जानना है. ठीक है, मुझे इसी को फाइंड आउट करना है. और इसके बाद उन्होंने फिर प्लानिंग किया अपने एक्सपेरिमेंट्स का. फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने प्लान किया कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. और 1856 से 1865 में ऑलमोस्ट 9 years उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारे ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाला. और क्या कंक्लूजन था मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि हम मेंडलिज्म में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. He concluded that there is some type of invisible factor which provide visible traits in a way that was predictable. Means कुछ है invisible factor जो कि inherit हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में थ्रू द सेक्स सेल्स, जो कि वो ट्रेट को लेके जा रहा है ऑफस्प्रिंग में और वो ट्रेट विजिबल हो रहा है. ठीक है. आज की तारीख में हम जानते हैं कि ये इनविजिबल फैक्टर्स क्या हैं. इट वाज जीन्स ऑन डीएनए, है ना, हमको पता है. लेकिन अगर हम मेंडल की बात करें, ये कौन सा टाइम था, 1856 से 1865 का, और डीएनए के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी. इवन मेंडल की डेथ के बाद, कई साल तक भी डेथ के बाद उनकी लोग नहीं जानते थे कि डीएनए नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, जीन नाम की कोई चीज होती है जो कि इनहेरिट करती है. ठीक है. ये कई साल पहले देखो, डीएनए की डिस्कवरी या डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में या जीन्स के बारे में पता चला 1950s के अराउंड. ठीक है, जो 1950s वाला टाइम है वो. और हम बात कर रहे हैं 1850s, मतलब ऑलमोस्ट 100 years बैक. 100 years बैक एक आदमी आपको बता रहा है कि कुछ है, कोई ऐसा फैक्टर है जो ट्रेट्स को इनहेरिट करवा रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था. खैर, उन्होंने अपना जो भी कंक्लूजन निकाला उसको उन्होंने प्रेजेंट किया एक जर्नल में, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम. ये एक जर्नल था उनके एरिया में जहां पर उन्होंने उसको पेपर को अपने प्रेजेंट कर दिया इन 1866. देन व्हाट, क्या हुआ फिर उसके बाद, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया. पेपर को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली. ठीक है, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. ठीक है.
अब क्वेश्चन आता है कि क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जबकि उनका काम पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, उन्होंने जो भी लिखा वो उन्होंने करके दिखाया, बट उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। क्या रीजन था उसका? उसका रीजन ये था कि उनका जो वर्क था ना वो अपने समय से काफी आगे का था। मतलब जो वो उस समय सोच रहे थे वो शायद उस समय के साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था। शायद मतलब उनकी जो सोच थी वो कई साल आगे चल रही थी। ठीक है, उनकी जो मैथमेटिकल अप्रोच थी वो वो साइंटिस्ट के लिए स्ट्रेंज थी। वो नहीं जानते थे कि ऐसी भी कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जा सकती है। ठीक है, जो जर्नल था उसकी जो सर्कुलेशन था बहुत लिमिटेड था, बहुत लोकल लोकल पेपर था, तो बहुत ज्यादा एरिया में उसकी कवरेज नहीं थी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो माइंड था बायोलॉजिस्ट का वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस से ऑक्युपाइड था। वो पहले से ही जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जो थ्योरीज दी गई थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की, वो उनके दिमाग में घर कर चुकी थी। डार्विन की थ्योरी आ चुकी थी इवोल्यूशन की। तो वो सारी चीजों को देखते हुए किसी ने भी उनके काम को वेटेज नहीं दिया। ठीक है, and unfortunately in 1884 Mendel was died because of a kidney disorder without knowing that he had laid the foundation of modern genetics. Then what? क्या मेंडल का पीरियड ओवर हो गया, सब कुछ खत्म? इट्स द एंड? नो, इट्स नॉट द द एंड। उनकी डेथ के लगभग 15 साल बाद इन 1900 तीन यूरोपियन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड शेरमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया अपनी अपनी जगह पर। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते और अपनी अपनी जगह पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, और बाय चांस उन्होंने वही कंक्लूजन निकाला जो कि मेंडल 15-20 साल पहले बताकर जा चुके थे। और जब ऐसा हुआ तो उनकी आंखें खुली, उन्होंने उस पेपर को निकाला और वापस ह्यूगो डी ब्रीज ने उसको रीपब्लिश करवाया इन फ्लोरा। फ्लोरा एक जर्नल जिसमें उन्होंने पब्लिश कराया इन 1901। और ये वो टाइम था जब मेंडल को रिकॉग्निशन मिली और उनका नाम हुआ, और पता चला कि भाई मेंडल नाम का कोई इंसान है जिसने आज से 20-25 साल पहले ये फाइंड किया था कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो इट वॉज अ बिग 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 हिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, मेंडल ने बहुत फाइट की अपने लाइफ में और मतलब एक नई डिस्कवरी की, जेनेटिक्स के लॉस को दिया, लेकिन इन सब के बावजूद उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिकॉग्निशन क्यों देते हैं? ऐसा क्या है? तो उसका एक ही आंसर है, मेंडल के बाद से और अब तक का समय अगर हम देखें, मींस ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज बैक, ठीक है, 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं, उनके जाने के बाद से लेके अब तक काफी सारी नई डिस्कवरीज हुई हैं, और नई डिस्कवरीज के साथ ही कुछ नए प्रिंसिपल्स आए, नए लॉज आए। मेंडल की थ्योरी कभी इन हुई कभी आउट हुई। ठीक है, लेकिन उनकी जो रिसर्च थी वो जेनेटिक्स की फील्ड में एक एक कितना फंडामेंटल बेस जो है, मतलब अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है तो आपको मेंडलिज्म को समझना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी? जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर इंग्लिश लिखना सीखना है तो ABCD आना जरूरी है, तो वो जेनेटिक्स की जो ABCD थी वो मेंडल ने लिख के दी, जिसको पढ़ना जरूरी है। आगे चाहे कितने ही लॉज आ जाएं, कितने ही रूल्स आ जाएं, लेकिन जब तक आप मेंडलिज्म को नहीं समझेंगे आप जेनेटिक्स नहीं समझ सकते। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और आज भी कहा जाता है। उनके बनाए हुए लॉज और प्रिंसिपल्स एनिमल और प्लांट किंगडम पर आज भी एज सच अप्लाई होते हैं, और रिजल्ट्स भी सेम मिलते हैं, विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यही वजह है कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिकॉग्निशन दिया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मेंडल की लाइफ के बारे में, और उनके कैसे उन्होंने अप्रोच किया, कैसे मॉन्क से वो साइंटिस्ट बने, और कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए फाइट किया, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल। नाउ अब हम बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की डिटेल में। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, अभी मैंने बताया, ही वर्कड ऑन गार्डन पी, उसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। ठीक है,
अब क्वेश्चन है कि उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों चूज किया, उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज, यहाँ पर आप देखो, garden peas were found to differ in certain definite and easily detectable traits. Okay, मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स क्या होते हैं, करेक्टर्स के, जैसे किसी एक करेक्टर का के कई ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर हेयर कलर है तो हेयर कलर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, गोल्डन हो सकता है। तो हेयर कलर अपने आप में करेक्टर है, बट उसके जो कलर्स मिल रहे हैं अलग अलग, उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो गार्डन पीस में कुछ ट्रेट्स ऐसे थे जो बहुत क्लियर कट थे, इजीली डिटेक्टेबल थे, कोई आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी उन्हें देखने के लिए। और वो कौन से 7 पेयर्स थे ट्रेट्स के जो उन्होंने स्टडी किए, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के। देखो, पहले हम करेक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम हाइट की। स्टेम माने प्लांट की हाइट की हम बात करेंगे। प्लांट के हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ठीक है, लुक एट हियर, ये प्लांट या तो टॉल है या डॉर्फ है। ठीक है, ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं एक ही करेक्टर के, एंड करेक्टर क्या है, हाइट, स्टेम की हाइट या प्लांट की हाइट। ठीक है, अब स्टेम पे क्या मिलते हैं हमको, लीव्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। तो हम फ्लावर्स पे आ जाते हैं कि भाई इस प्लांट पे, स्टेम पे क्या लगे हुए थे, फ्लावर्स। अब फ्लावर के दो करेक्टर्स हैं, एक तो फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर का कलर या तो पर्पल है या व्हाइट है। ओके, ठीक है, ये देखो, हियर फ्लावर कलर। ठीक है, और फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या हो सकती है, फ्लावर की पोजीशन हो सकती है एक्सियल या टर्मिनल। अब आप कहोगे ये क्या है, एक्सियल और टर्मिनल। देखो, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, मैं यहीं पर बताती हूँ आपको ड्रॉ करके। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये लीव्स हैं। ठीक है, अगर कोई फ्लावर यहां ग्रो कर रहा है, ये ब्रांच मतलब स्टेम है, स्टेम के बिल्कुल टर्मिनल पे, तो इसको हम पोजीशन को कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, लेकिन अगर फ्लावर लीफ की एक्साइल से निकल रहा है, लीफ की एक्साइल का मतलब ये लीफ है, लीफ का पेटियोल और ये मेन स्टेम, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है इसको हम एक्साइल कहते हैं, और फ्लावर निकल रहा है यहां से। ठीक है, ये एक फ्लावर है, ये होती है एक्सिलरी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक्सियल है, ये देखो लीफ के, एक्चुअली ये ओवरलैपिंग हो रही है, लीफ के एक्सिल से निकला हुआ ये। ठीक है, और ये है टर्मिनल। तो दोनों ही फ्लावर्स हैं, यहाँ पर एक्सियल भी है टर्मिनल भी है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्लियर। नेक्स्ट, भाई फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट। और मटर के केस में, पीस के केस में हम फ्रूट को कहते हैं पॉड। ठीक है, तो पॉड की दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक तो शेप और एक उसका कलर। क्लियर, पॉड का शेप कैसा है, देखो, पॉड या तो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, मटर का जो फली होती है वो भरी हुई है, एकदम फूली हुई है। ठीक है, या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, आपने कभी नोटिस किया होगा मटर जब बीच में, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर फली में। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है और ये इस तरीके का है, तो ये इन्फ्लेटेड है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक कंट्रास्टिंग ट्रेट था जो विजिबल हो रहा था। और पॉट का कलर या तो येलो है या ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, 5 कैरेक्टर्स को पढ़ लिया। स्टेम की हाइट या प्लांट की हाइट, प्लांट पे मिलता है फ्लावर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर से बनता है फ्रूट, फ्रूट का शेप, फ्रूट का कलर, जिसको हम यहाँ पर पॉड कहते हैं। ठीक है, अब फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, तो सीड का शेप और सीड का कलर, लास्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। सीड का शेप क्या हो सकता है, सीड का शेप हो सकता है राउंड,
राउंड और रिंकल्ड। यहां पर देखो, दिस इज राउंड, दिस इज रिंकल्ड। ठीक है। और सीड का कलर क्या हो सकता है? येलो और ग्रीन। येलो कलर की भी आती है मटर और ग्रीन कलर की भी आती है। तो इस तरीके से 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल ने स्टडी किया। मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया सारा और फिगर भी दिखा दिए। अगर अब क्वेश्चन आता है, देखो ये सारे ट्रेट्स आपको याद होने चाहिए, कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। कैरेक्टर्स के लिए मैंने आपको बोल दिया क्या याद करना है, आपने पहले प्लांट पढ़ना है, प्लांट की हाइट, प्लांट पे मिलते हैं फ्लावर्स, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर से बनता है फ्रूट, फ्रूट का शेप, फ्रूट का कलर, और फ्रूट के अंदर होता है सीड, तो सीड का शेप, सीड का कलर। इट इज वेरी इजी टू लर्न इट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, जो जो स्टडी तो उन्होंने बहुत सारे किए, बट जो मेंशन है वो कितने हैं नंबर, 7 करेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, 7 करेक्टर्स। ठीक है, जो भी मैंने ऊपर ये नाम लिखे हुए, ये दीज आर द 7 करेक्टर्स। और ट्रेड्स कितने थे? 7 पेयर्स और 14 इन नंबर्स। देखो जैसा क्वेश्चन हो, जैसे ऑप्शंस हो, उसके हिसाब से आंसर आपको टिक करना है। ठीक है। तो ट्रेड्स थे पेयर पेयर में, और अगर नंबर में पूछा जाएगा तो टोटल 14 ट्रेड्स उन्होंने स्टडी किए। ठीक है। तो ये नीट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था? फ्लावर्स जो होते हैं वे पी प्लांट के, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो आप कहोगे कि भाई इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है ना, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना इजी हो जाता है ना, क्योंकि एंथर भी है, गाइनेशियम भी है, स्टिग्मा भी है, सब कुछ वहीं पर है। तो इजी टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। और जो हमें चाहिए, हमें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कराना है? क्योंकि हमें ट्रेड्स को प्रिजर्व रखना है ना। हेंस ट्रेड्स वर प्रिजर्व्ड। मिक्सिंग नहीं हो रही है, अगर टॉल प्लांट है तो टॉल ही बनेंगे सारे, मिक्सिंग नहीं है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये इसकी खासियत हो गई। ठीक है। देन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कराने इजी थे पी प्लांट में। अब आप कहोगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक होती है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हमें एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, हमें 2 रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कराना है पॉलिनेशन। तो जब रिलेटेड स्पीशीज में कराना है तो क्या करना होगा, एक का एंथर निकालना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, एंथर रिमूव करने के बाद उसकी हम कर देंगे बैगिंग। बैगिंग मतलब हम उस फ्लावर को एक पॉलीबैग से कवर कर देंगे, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन उसको आके फर्टिलाइज ना करे। ठीक है। तो जस्ट हैव अ लुक, ये थैलेमस है, यहाँ पर आपकी ये आ गई गनेशियम। ठीक है। और यहाँ पर आपके लगे हुए हैं एंथर ये। ठीक है। तो क्या करते हैं, इन एंथर्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जब रिमूव करेंगे यानी कि हम इमस्कुलेशन कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको सिर्फ मिलेगा फ्लावर का फीमेल पार्ट। और इसको हमने क्या करना है, इसकी करनी है बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं, ये एक पॉली बैग लिया और ये टाई कर दिया। ठीक है। इसकी बैगिंग कर दी, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग।
अब क्या करते हैं हम कि हमें जिस भी प्लांट का से फर्टिलाइज इसको करवाना है उसके पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर डस्ट करवा देते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो भी डिजायर्ड है, ठीक है, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हमने जो भी लेने हैं वो हमने लिया और इसके ऊपर डस्टिंग करवा दी। तो अब क्या होगा, हम जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं हमें वैसा ही प्लांट सीड्स मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले तो सीड मिलेगा ना, उसको जब हम ग्रो कराएंगे तो हमको प्लांट मिलेगा और हम उसमें स्टडी करेंगे कि भाई हम जो सोच रहे हैं क्या वही ट्रेड्स अपियर हो रहे हैं या कुछ नया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में एक तो हो गया मस्कुलेशन, देन बैगिंग, और उसके बाद तीसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जो भी हमने करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो पहला तो था सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन करा करा के हमने ट्रू ब्रीड बना लिया, प्योर प्लांट बना लिया, प्योर टॉल है, प्योर डार्फ है। अब प्योर टॉल और प्योर डार्फ के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो टॉल प्लांट के फ्लावर में से एंथर रिमूव कर दिया और डार्फ प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर स्प्रे कर दिया। और अब उसको देखते हैं आगे भाई क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी हमें तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बताएंगे जब मेंडल के क्रॉस बताऊंगी ना उसमें समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन था वो बहुत इजी था पी प्लांट्स के साथ, उनके फ्लावर्स के साथ, इसलिए उन्होंने उसको चूज किया। देन एक खासियत है कि पी प्लांट्स होते हैं वो एनुअल हैं। अब एनुअल होने से क्या होता है कि रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, है ना। तो इसका बेनिफिट ये हो गया कि सो दैट रिजल्ट्स वुड बी obtained विद इन अ ईयर, बहुत ज्यादा उन्हें वेट नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, एनुअल का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और क्या बेनिफिट था, मैनी सीड्स पर जनरेशन वाज ऑब्टेन। मटर की फली आपने सबने देखी है ना, एक पॉट के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, अगर अच्छा अच्छा पॉट है तो इससे इससे क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा सीड्स मिल जाएंगे। तो आप कहोगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है। देखो जब किसी पॉपुलेशन में हम कोई करेक्टर को स्टडी करते हैं, कोई ट्रेट को स्टडी करते हैं, तो पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होता है रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट होते हैं। तो ज्यादा सीट्स मिलने का मतलब है कि ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, और ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन में रिजल्ट को कंक्लूड करना और ऑथेंटिक रिजल्ट देना, मतलब ये एक होता है ना कि आपकी एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट हेल्प्स इन ड्राइंग करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो मैनी सीड्स पर जनरेशन से ये फायदा था। दूसरा, पी प्लांट की हैंडलिंग जो थी बहुत कन्वीनियंट थी, उनको रेस करने में, उनको मेंटेन करने में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, बहुत देखभाल की जरूरत नहीं थी। दूसरा, उनके जो कैरेक्टर्स थे बहुत रियरली अवेलेबल थे। मैंने कहा ना कि बहुत माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने की जरूरत नहीं थी। भाई लंबा प्लांट है, दिख रहा है लंबा है, छोटा है तो दिख रहा है, फ्लावर का कलर दिख रहा है, पॉड का शेप दिख रहा है, पॉड का कलर दिख रहा है, मतलब कुछ आपको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने की जरूरत नहीं थी। तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, और अगर उनकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बात करूं, अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, तो सबसे पहले क्या था कि भाई उन्हें प्योर प्लांट चाहिए, प्योर पेरेंट चाहिए। तो प्योर पेरेंट के लिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेट्स। सपोज मैं अभी टॉलनेस की बात कर रही ना, सपोज प्लांट टॉल है, ठीक है, अब उन्होंने उस प्लांट को चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, अब उसकी जो टॉलनेस का जीन है वो उसके पास रह गया, वो मिक्स नहीं हुआ किसी के साथ, वो प्रिजर्व हो रहा है उसके साथ। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद क्या हुआ, सीड की फॉर्मेशन हुई, सीड मिला। ठीक है, अब सीड को इन्होंने जर्मिनेट करवाया। ठीक है, जब सीड को जर्मिनेट करवाया तो उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व डिजायर्ड ट्रेट जो भी उन्होंने चूज किया था। जैसे यहाँ पर टॉलनेस की बात कर रहे हैं तो हम टॉलनेस को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व डिजायर्ड ट्रेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जो जितने भी सीड्स थे, जितने भी ये जर्मिनेट करवा सकते थे, करवा के इन्होंने प्लांट की हाइट जब चेक करी तो उसमें से फिर क्या करा, टॉल प्लांट्स को चूज किया, है ना।
चूज टॉल प्लांट्स, ठीक है। और उसके फ्लावर के साथ फिर उन्होंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी वेट, इसको हम इस स्टेप पे लाएंगे और इसको कई जनरेशन तक रिपीट करवाया। उससे क्या हुआ, रिपीट साइकिल 2 और 3 टाइम्स। तो जो आफ्टर 2 और 3 टाइम्स जो हमें प्लांट मिला वो अपने ट्रेट के लिए प्योर हो गया, उसको हमने कहा प्योर प्लांट, प्योर प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। हम टॉलनेस की बात करें तो टॉलनेस के लिए, ड्राफ्टनेस की बात करें तो ड्राफ्टनेस के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी ट्रेट ऑब्जर्व किए थे ना, उसके लिए प्योर प्लांट्स, पेरेंट प्लांट को तैयार किया। आफ्टर गेटिंग प्योर पेरेंट्स देन ही डिड हाइब्रिडाइजेशन। और अभी मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने क्या किया, प्योर पेरेंट का जो फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल था, उसमें से क्या करेंगे, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। और फिर जो फ्लावर मिलेगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्प्रेड with pollen grains of desired plant, ठीक है। जैसे सपोज टॉलनेस के लिए था प्लांट, उसके फ्लावर में से इन्होंने एंथर को रिमूव कर दिया, इमस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है। अब ये जो टॉलनेस वाला प्लांट था, मींस जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट टॉल प्लांट का है, ठीक है। इसको मिक्स कर दिया, पॉलन ग्रेन कहां से ले आई है, ड्राफ्ट प्लांट के, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होगा और इससे जो सीड्स बनेंगे, इस सीड्स को जब ये जर्मिनेट करेंगे तब देखेंगे कि भाई जब हम मिक्सिंग करा रहे हैं तो अगली जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, क्लियर। तो ये इनकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी जो इन्होंने फॉलो किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैं बताऊंगी, तब बताऊंगी इसके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आई होप आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो दिस इज डन फॉर टुडे। आई होप कि आप इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद द ट्रू मेंडलिज्म। ओके, till then stay safe, stay healthy and keep studying. Goodbye.